दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि एक वाटरमेलन की 15 से तो 20,000 रुपए में बिकता है। दोस्तों हाँ, ये 15 से 20,000 में जापान में स्क्वायर वाटरमेलन बिकता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्क्वायर वाटरमेलन को एक्सपोर्ट करके आप कितना कमा सकते हो। स्क्वायर वाटरमेलन को एक्सपोर्ट करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं और यहाँ से एक्सपोर्ट करना लीगली है या नहीं है, इसमें आपको पैकेजिंग कैसी रहनी चाहिए और इसमें सबसे ज्यादा डिमांड वाली कौन सी कंट्री है जो इंडिया से सबसे ज्यादा स्क्वायर वाटरमेलन एक्सपोर्ट होता है। दोस्तों ये 15 तो 20,000 रुपए में जापान में बिकता है, तो इसके बारे में हमने डिटेल्स में देखने वाले हैं। दोस्तों पहला तो आपका ये सवाल होगा कि इंडिया से ये बैन तो नहीं है। दोस्तों ये इंडिया में कोई बैन नहीं है। गवर्नमेंट आपको प्रमोट करती है कि आप स्क्वायर वाटरमेलन जापान को एक्सपोर्ट करो, क्योंकि इसमें आपको उसमें बेनिफिट भी देती है। जब आप एक्सपोर्ट करते हो रोड टैक्स ड्रॉबैक, इसमें ड्यूटी ड्रॉबैक में आपको कुछ उसमें जो लगने वाले टैक्स में उसमें रिफंड भी करती है। तो ऐसे कुछ गवर्नमेंट भी आपको उसमें स्कीम में तुरंत आपको रिफंड भी करती है। दोस्तों उसमें भी आपको जो स्क्वायर वाटरमेलन जो रहता है, जब आप शिपिंग बिल फाइल करते हो तो उसमें आपको HS कोड का इस्तेमाल करना रहता है। तो इसका HS कोड क्या आता है 080711100। दोस्तों ये HS कोड आपको जब शिपिंग बिल फाइल करते हो एक्सपोर्ट के लिए, तब इसमें आपको HS कोड का इस्तेमाल करना पड़ता है। आपके डॉक्यूमेंटेशन में इनवॉइस पैकिंग लिस्ट में भी इस्तेमाल करना रहता है। दोस्तों अच्छी बात यह है कि इस पे कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं है, ड्यूटी फ्री है, टैक्स फ्री है। जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपको कोई इसमें ड्यूटी पेड करने की जरूरत नहीं रहती है। दोस्तों आपके मन में सवाल होगा, सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट होता है स्क्वायर वाटरमेलन वो कौन सी कंट्री से होता है, कौन सी कंट्री में सबसे ज्यादा उसकी डिमांड है। दोस्तों सबसे पहला तो जो आता है, जो हाई रेट में जो परचेस होता है वो है जापान। जापान को सबसे ज्यादा स्क्वायर वाटरमेलन जो है वो एक्सपोर्ट होता है, क्योंकि दोस्तों वहां पे जो स्टेटस सिंबल जो रहता है और गिफ्ट के लिए सबसे ज्यादा वहां पे इस्तेमाल होता है। लोगों ये इस चीज के लिए सबसे ज्यादा वहां पे इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों उसी के साथ में और बहुत सारे कंट्री है जो वहां पे सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है। उसी के साथ में दोस्तों और कंट्री है, वो है यूएई। दुबई में भी दोस्तों बहुत सारा यहाँ से स्क्वायर वाटरमेलन का एक्सपोर्ट होता है और नजदीकी रहने के कारण वहां पे जल्दी तुरंत पहुंच जाता है और यहाँ पे गुड्स खराब होने के भी बहुत कम चांसेस रहते हैं। ये नजदीकी रहने के कारण जल्दी यहाँ से कंटेनर भी तुरंत शिप से चले जाता है। दोस्तों उसके साथ में है कतार। कतार में भी बहुत सारा यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। उसी के साथ में दोस्तों और एक कंट्री है, वो है साउथ कोरिया। दोस्तों साउथ कोरिया में बहुत सारा इंडिया का जो स्क्वायर वाटरमेलन है वो एक्सपोर्ट होता है। वहां पे बहुत सारा पसंद भी किया जाता है। दोस्तों जब भी आप एक्सपोर्ट करते हैं तो इन कंट्री को आप ध्यान में देके इन कंट्री को टारगेट करके आप एक्सपोर्ट करना चाहिए। दोस्तों आपके मन में सवाल होगा, स्क्वायर वाटरमेलन का कोई अलग से बीज तो नहीं है, ये दूसरे कंट्री से तो बीज मंगाना तो पड़ता नहीं है। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल जैसा अपना वाटरमेलन रहता है वैसा ही रहता है, सिर्फ इसको बनाने का तरीका अलग रहता है। जो स्क्वायर मेटल या प्लास्टिक फ्रेम जो रहता है उसमें ये तैयार किया जाता है। दोस्तों इसमें बीज रख के उसमें उसी स्क्वायर में या प्लास्टिक जो फ्रेम रहता है उसमें लगा के ये उसी की साइज बनाया जाता है। दोस्तों ये नया कोई बीज नहीं है, ये नॉर्मल जो अपना तरबूज रहता है वैसा ही रहता है, सिर्फ इसको बॉक्स में और स्क्वायर बॉक्स में डाल के उसमें बनाया जाता है। दोस्तों जब भी आप एक्सपोर्ट करते हो तो 3 चीजें बहुत सारे ध्यान देना पड़ता है, वो है क्वालिटी, ग्रेडिंग और फ्रेशनेस। इस पे सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसमें अगर एक भी चीज मिस रह गई तो आपका प्रोडक्ट वहां पे जाके रिजेक्ट हो जाता है। तो आपकी क्वालिटी कैसी रहनी चाहिए, जो स्क्वायर वाटरमेलन है उसकी साइज कैसी रहनी चाहिए, जो 18 बाय 18 की जो रहती है उसी साइज में आपको एक्सपोर्ट करना पड़ता है। अगर उसमें कम साइज रही तो उसमें आपको मार्जिन जो मिलने वाली रहती है वो कम हो जाती है। सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट होता है वो 18 सेंटीमीटर जो 18 बाय 18 का जो रहता है उसी साइज में सबसे ज्यादा वो एक्सपोर्ट होता है। हर कंट्री को उसकी डिमांड भी रहती है। ग्रेडिंग कैसी रहनी चाहिए, जो स्क्वायर वाटरमेलन जो रहता है उसकी स्किन एकदम स्मूथ रहनी चाहिए, चमकीली जैसी रहनी चाहिए, उसमें फटे वाले नहीं रहने चाहिए, उसमें दाग धब्बे भी नहीं रहने चाहिए। अगर ऐसा कुछ उसमें पाया जाता है तो आपका प्रोडक्ट वहां पे जाके रिजेक्ट भी हो जाता है और आपका बहुत सारा नुकसान हो जाता है। जब भी आप एक्सपोर्ट करते हैं तो ग्रेडिंग पे सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उसी के साथ में दोस्तों फ्रेशनेस कैसी रहनी चाहिए, जो फ्रेशनेस जब पहचाना जाता है दोस्तों, जब आपका जो बायर है वो कैसे दिखता है, जो उसका जो स्क्वायर वाटरमेलन जो रहता है उसको जो डंडी रहती है वो हरी रहनी चाहिए। अगर वो सूखी वाली
या कुछ उसमें जले वाली या उसमें कुछ ऐसा दिखता है सड़े वाली, तो उसमें आपका प्रोडक्ट वहां पे जाके रिजेक्ट होता है। तो आपको ध्यान देना चाहिए जब भी आप एक्सपोर्ट करते हो तो फ्रेशनेस पे सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि उसमें जो डंडी रहती है वो हरी दिखनी चाहिए, वो कभी सूखी वाली नहीं रहनी चाहिए। उसी के साथ में दोस्तों जो सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट होता है तो वो स्क्वायर क्यूब जो रहता है उसका सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है। वो भी 5 से 6 किलो वाला जो रहता है स्क्वायर क्यूब वाला जो तरबूज, उसका सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है। वो हर कंट्री में उसकी डिमांड भी रहती है, इंडिया में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट भी होता है। और उससे अच्छा जो सबसे ज्यादा कंट्री में बिकता है जापान में, वो 5 से जो 6 किलो वाला जो रहता है स्क्वायर वाटरमेलन वाला, उसका स्क्वायर क्यूब वाला वो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है। दोस्तों जब भी आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आपका जो स्क्वायर क्यूब वाला है जो 5 से 6 किलो वाला जो रहता है वो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट में चलता है। तो आप इन्हीं प्रोडक्ट को ध्यान में देके इन किलो का स्क्वायर जो रहता है वाटरमेलन वो एक्सपोर्ट करना चाहिए। जब एक्सपोर्ट करते हो तो पैकेजिंग पे सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पैकेजिंग पे भी आपका गुड्स कैसा है वो समझ में आता है। दोस्तों ये लग्जरी आइटम रहने के कारण इसकी पैकिंग भी शानदार होनी चाहिए। जो कार्डबोर्ड जो बॉक्स रहता है उसका इस्तेमाल करना रहता है, और उसमें कैसा रखना चाहिए, जो अंदर जो फोम फीडिंग जो रहता है, जो तरबूज को धक्का नहीं लगना चाहिए, इसलिए उसका इस्तेमाल भी करना रहता है ताकि गुड्स को चोट ना लगे। इसके लिए फोम फीडिंग का भी इस्तेमाल करना रहता है। उसी के साथ में दोस्तों बॉक्स को छेद रहना चाहिए, वेंटिलेशन आना जाना चाहिए, हाँ उसमें प्रोडक्ट खराब नहीं होना चाहिए। इसलिए आपको ध्यान भी देना चाहिए कि जब भी आप बॉक्स में पैक करते हो तो उसको होल रहना चाहिए। ये गुड्स खराब होने वाला है, इसलिए आपको क्या करना चाहिए, आपका जो कंटेनर है वो रीफर कंटेनर का इस्तेमाल करना रहता है। अगर आप एयर कार्गो से भी भेज सकते हो, अगर आप सैंपल भेज रहे हो या स्मॉल क्वांटिटी है आपके पास तो आप एयर कार्गो का भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन आपके पास बल्क में है तो आप कंटेनर से भेजना चाहिए। कंटेनर का कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, और जो रीफर कंटेनर जो रहता है उसका इस्तेमाल करना रहता है। उसी के साथ में अगर आप सैंपल भेज रहे हो तो आप LCL कंटेनर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। सैंपल भेजने के लिए LCL कंटेनर में गुड्स अच्छा खासा जाता है। जब भी आप एक्सपोर्ट करते हो तो फिलहाल एक बार सैंपल ही भेजना चाहिए। जो आपका प्रोडक्ट है वो एक बार भेजेंगे तो बायर को भी समझ में आ जाता है कैसा प्रोडक्ट है, कैसी पैकेजिंग है, कैसी क्वालिटी है और कैसी ग्रेडिंग है, उसमें कैसा फ्रेशनेस है, ये सब दिखता है। तो जब भी आप एक्सपोर्ट करते हो या अगर आपका पहला ही शिपमेंट है तो जरूर आप एक बार सैंपल भेजना ही चाहिए। जब आप रीफर कंटेनर का इस्तेमाल करते हो तो रीफर कंटेनर का जो टेम्परेचर जो रहता है वो 4 सेल्सियस से 8 सेल्सियस तक उसमें रखना चाहिए, क्योंकि उसमें प्रोडक्ट आपका सेफ रहता है। दोस्तों आपने डैमरेज का तो नाम ही सुना होगा। दोस्तों डैमरेज ऐसा रहता है, आपका कंटेनर जब तक कोर्ट पे पड़ा रहता है तब तक आपको डैमरेज लगता है। जो कंटेनर वहां पे पड़ा रहता है उसका भाड़े के तौर पर आपको डैमरेज लगता है। दोस्तों इस डैमरेज के लिए बचने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जो ही आपका CH है, जब आपका कंटेनर वेयर हाउस में आ जाता है या आपके ICD में आ जाता है तो आपको डॉक्यूमेंटेशन क्लियर करके आपके CHA के पास हैंड ओवर कर देना चाहिए। जैसे कंटेनर आपका ICD में या CFS में आ जाता है तुरंत वो कस्टम क्लियरेंस करके वो लीओ लेके वो कंटेनर शिप पे भेज देता है, तुरंत एक्सपोर्ट हो जाता है। इसमें आपको डैमरेज लगता नहीं है। जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो उसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन बनाना पड़ता है। दोस्तों उसमें सबसे पहला डॉक्यूमेंटेशन जो आता है वो आता है IC कोड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। इसके बिना आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरुआत नहीं कर सकते। दोस्तों उसी के साथ में GST लगता है, GST नंबर भी लगता है, एक पैन कार्ड भी लगता है, आपके पास एक बैंक का AD कोड भी रहना चाहिए, आपका RCMC में रजिस्ट्रेशन भी रहना चाहिए, आपका एपेडा में भी आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उसी के साथ में दोस्तों कुछ जरूरी डॉक्यूमेंटेशन लगता है तो वो आता है फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट। ये आपका गुड्स जो है उसमें कुछ कीटनाशक या बीमारी से मुक्त है, इसके लिए वो लगता है। उसी के साथ में दोस्तों एक सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन भी लगता है। ये इसलिए लगता है कौन सी कंट्री से ये गुड्स एक्सपोर्ट हो रहा है ये भी आपको लगता है। उसी के साथ में लैब टेस्ट रिपोर्ट भी लगता है। ये हर कंट्री को अलग अलग डिमांड कर सकते हैं लैब टेस्ट रिपोर्ट, तो इसलिए आपको लगता है। अगर आप जापान को एक्सपोर्ट करें तो वहां पे आपको लैब टेस्ट
लिस्ट रिपोर्ट भी लगता है। दोस्तों जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो इतनी डॉक्यूमेंटेशन की आपको जरूरत रहती है। अगर आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन बनाने में अगर प्रॉब्लम आता है तो हमको आप मेल कर सकते हो या कॉल करके भी पूछ सकते हो, या हम आपको ये डॉक्यूमेंटेशन बना के भी दे सकते हैं, जैसे कि आईएसडीएस में रजिस्ट्रेशन, आईसी कोड, जीएसटी, ये सब आपको डॉक्यूमेंटेशन भी बना के देंगे। हमको आप कॉल करके भी पूछ सकते हो या मेल कर भी बता सकते हो। दोस्तों बहुत सारे एक्सपोर्टर यही पूछते रहते हैं, सर हम बायर कहाँ से ढूंढे, हमारे पास तो बहुत सारे प्रोडक्ट है लेकिन हम बायर नहीं ढूंढ पा रहे और हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। हमारे पास वाटरमेलन है, केयर वाटरमेलन का हमारे पास हमने बना के प्लान रखा है लेकिन हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, तो हमको बाहर कहाँ ढूंढना चाहिए। दोस्तों अगर आपका एपेडा में रजिस्ट्रेशन है तो एपेडा में सबसे ज्यादा जो एक्टिव जो बायर रहता है तो आप वहां के जाके वहां से लिस्ट निकाल सकते हो, क्योंकि एपेडा में एक्टिव बायर की बहुत सारी लिस्ट वहां पे मिलती है। उसी के साथ में दोस्तों ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म है जैसे B2B है, अलीबाबा पोर्टल है, उसी के साथ में दोस्तों इंडिया मार्ट है, ट्रेड इंडिया है। इन प्लेटफॉर्म पे भी आपको दोस्तों कुछ बायर आपको मिल सकता है। उसी के साथ में दोस्तों इंडियन एम्बेसी में सबसे ज्यादा जो स्क्वायर वाटरमेलन का इंपोर्ट करा है जिस कंट्री को, उन कंट्री को मेल करके आप वहां से भी लिस्ट बायर की मंगा सकते हो। दोस्तों जब आप इन प्लेटफॉर्म पे जब बायर फाइंड करते हो तो उसमें कुछ फ्रॉड होने के भी बहुत चांसेस रहते हैं, ऐसे बहुत सारे फ्रॉड बायर वहां पे रहते हैं। तो उन फ्रॉड बायर को बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, जो ईसीजीसी जो रहता है वहां पे जाके वहां पे क्रेडिट रिपोर्ट जो बायर है उसका चेक करना चाहिए। वहां पे क्रेडिट रिपोर्ट में बायर का प्रोफाइल दिखता है, प्रोफाइल चेक करना चाहिए, कैसा बायर है वो समझ में आता है। जब भी आप एक्सपोर्ट करते हो तो फिलहाल ईसीजीसी में आपका इंश्योरेंस निकाल लेना चाहिए। जब भी ऐसा कुछ फ्रॉड हो जाता है तो आपको कुछ उसमें रिफंड भी हो जाता है, इंश्योरेंस की तरफ कुछ उसमें कवर भी हो जाता है, तो आपको ध्यान देना चाहिए। ईसीजीसी ने आपका उसमें कुछ इंश्योरेंस निकाल के रखना चाहिए और उसमें फ्रॉड बायर है कि नहीं वो भी चेक करना चाहिए क्रेडिट रिपोर्ट में। नए एक्सपोर्टर रहते हैं वो तुरंत ऑर्डर ले लेते हैं, उसमें फ्रॉड भी हो जाता है। तो दोस्तों ऐसे फ्रॉड बायर वो आपके कैसे संपर्क में आते हैं, वो कैसे आपको कांटेक्ट करते हैं, वो क्या करते हैं, मार्केट से ज्यादा रेट में लेने को तैयार रहते हैं। अगर तरबूज की कीमत है 5,000 रुपए में तो वो बोलेंगे हम 7,000 8,000 में लेने के लिए तैयार है। तो दोस्तों ऐसे फ्रॉड बायर को आपको सावधान रहना चाहिए। अगर मार्केट से ज्यादा वो रेट में लेने के लिए तैयार है, सपोज लो वो आपको फ्रॉड करने के चक्कर में है, तो ऐसे फ्रॉड बायर से आपको सावधान रहना चाहिए। अब बारी आती है कि पेमेंट कैसे लेना। बहुत सारे मेरे जो एक्सपोर्टर जो रहते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में पूछते रहते हैं कि सर हम पेमेंट किस में लेना चाहिए। अगर आपका पहला शिपमेंट है तो आप 100% एडवांस में ही लेना चाहिए, लेकिन दोस्तों पहला शिपमेंट रहने के कारण आपको बायर भी 100% एडवांस में पेमेंट करता नहीं है। उसमें आपको दूसरा तरीका इस्तेमाल करना चाहिए, वो है कि भाई हमको 30% एडवांस दे और 70% हमको आप एलसी में पेमेंट दे सकता है लेटर ऑफ क्रेडिट में। लेटर ऑफ क्रेडिट में जो पेमेंट रहता है वो सेफ माना जाता है। उसमें बायर की जो बैंक है वो गारंटी देती है, अगर बायर ने पैसा नहीं दिया तो बायर की बैंक गारंटी देती है हम आपको पैसे देंगे, इसलिए सबसे सेफ पेमेंट जो है एलसी में माना जाता है। जब 100% पेमेंट एडवांस में बायर मना कर रहा है तब आपको ये इस्तेमाल करना रहता है, लेकिन बायर तब भी नहीं मना रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, कॉपी ऑफ बीएस के भी आगे पेमेंट ले सकते हो। डीए डीपी का इस्तेमाल कब करना चाहिए, वो तब करना चाहिए जब तक बायर आपका पुराना नहीं होता, जब तक बायर की आपकी पहचान बनती नहीं है, तब तक बायर पर आपका भरोसा बनता नहीं है, जान पहचान अच्छी बनती नहीं है, तब तक आपको बायर को उसमें डीए डीपी में पेमेंट लेना नहीं चाहिए। इसमें फ्रॉड होने के बहुत चांसेस रहते हैं। लेकिन दोस्तों उसी के साथ में मैं कहना चाहता हूं बायर की क्रेडिट गारंटी पे कभी भी या कुछ क्रेडिट पे उसको माल उधारी पे या किसी पे देना नहीं चाहिए। जब माल पहुंच जाता है तब बायर वहां से पैसा देना बंद कर देता है। जब भी आपका पहला शिपमेंट है तो अगर आप पहला ही एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए, एडवांस में ही काम करना चाहिए, क्रेडिट पे या उधारी पे माल ना भेजे। दोस्तों आपके मन में सवाल होगा कि इसमें प्रॉफिट मार्जिन कितनी रहती है। दोस्तों अगर आप किसान से लेते हैं या खुद उगाते हैं तो इसमें आपको 30% तो 50% के इसमें आपको दोस्तों अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। दोस्तों ये इंडिया में 500 रुपए में मिल सकता है, लेकिन जापान में इसकी मार्जिन 5,000 से 10,000 में ये बिकता है। तो सोचिए दोस्तों एक क्विंटल में 28 टन तक गुड्स जाता है तो आपको कितना अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट
मार्जिन मिलता है। इंडिया में तो अच्छा खासा रेट में मिल जाता है, लेकिन जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो उसमें आपको अच्छा खासा भी मुनाफा मिलता है। तो आपको जब भी एक्सपोर्ट करते हो तो आपको क्वालिटी, ग्रेडिंग और फ्रेशनेस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। दोस्तों ग्राउंड रियलिटी एक बताओ क्या, एक करने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन इसमें रिस्क भी उतनी है। अगर 100 तरबूज के पीछे 10 तरबूज अगर खराब हो गए, टुकड़े हो गए, तो उसमें अच्छा खासा आपका नुकसान भी हो जाता है। अगर आपका गुड्स वहां पे पहुंच गया बायर के पास तो सीधा पूरा गुड्स रिजेक्ट कर देता है। इसलिए आपको क्वालिटी कंट्रोल पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, फ्रेशनेस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जितनी अच्छी क्वालिटी रहेगी उतना आपको इसमें प्रॉफिट मार्जिन भी मिलता है। आपके मन में सवाल होगा ये कौन कर सकते हैं? अगर आप किसान है, अगर आप ट्रेडर है, नए एक्सपोर्टर है, तो आप भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। आप सीधा किसान से लेके भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, या आप खुद खेत में बना के उगा के वो भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। जब एक्सपोर्ट करते हो तो अच्छा भरोसेमंद जो फॉरवर्डर जो रहता है, लॉजिस्टिक वाला रहता है, जो सब्जी का या पेरिसेबल आइटम का एक्सपोर्ट करता है, ऐसा ही आपको ध्यान दे के वैसा ही चुनना चाहिए, क्योंकि उसको प्रॉपर उसका नॉलेज रहता है कि ये गुड्स खराब नहीं होना चाहिए। ऐसा ही फॉरवर्डर आपको चुनना चाहिए। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसे लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं हर कमेंट का आपको रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलिए और लाइक भी करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।